चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू या फिर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमारा पहला लेक्चर ऑलरेडी हो गया था ना। आज हम सेकंड पार्ट आगे बढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय पठार के ही अंतर्गत। ठीक है, चलिए सॉरी। देखिए क्या क्या चीज़ हमने पहले इसके पढ़ ली है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने अरावली श्रेणी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अरावली के अलावा सतपुड़ा श्रेणी हमने पढ़ ली थी। सतपुड़ा के अलावा विंध्य श्रेणी या फिर विंध्यांचल श्रेणी है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। कुछ प्लेट्यू या फिर पठारों के बारे में भी हमने स्टडी किया था, जैसे मालवा प्लेट्यू या फिर मालवा का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड प्लेट्यू या फिर बुंदेलखंड का पठार। इसके अलावा दंडकारण्य प्लेट्यू, दंडकारण्य का पठार। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये सभी चीजें प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। काफी महत्वपूर्ण है फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, खासतौर पर इंडियन ज्योग्राफी की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे मेघालय का पठार और बाकी जितना बच्चा पोर्शन है इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मेघालय के पठार की बच्चों यदि हम बात करें तो मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था, है ना। यहाँ पर आप देखिए, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार, है ना। ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये कौन क्या है, पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला, ये ठीक है। और इसका ही हिस्सा यहाँ पर है छोटा सा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन करी थी, मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मैंने आपको बताया था इसको हम क्या बोलते हैं, मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार या फिर कार्बी एंगलोंग का पठार। और जो ये प्लेट्यू है बच्चों, इससे अंडरग्राउंड अंदर से जुड़ा हुआ है ना। ऊपर से मैदानों का निर्माण कर दिया गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो इसी मेघालय को पठार को पढ़ना, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना कि जो ये मेघालय का पठार है किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा है। आपको याद रखना, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है और यह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है या फिर प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका विस्तार, इसका एक्सपांशन कहां पर है, तो मेघालय और असम राज्य में। ठीक है, मेघालय और असम राज्य के अंतर्गत इसका विस्तार देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको ये मेघालय राज्य दिखेगा और यहाँ पर ये बीच में असम है, इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो मेघालय और असम राज्य में मुख्यतः इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शिलोंग का पठार या फिर मेघालय प्लेट्यू है, यह किन किन राज्यों में फैला हुआ है या फिर इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। ठीक है, तो मेघालय और असम राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस पठार की प्रमुख पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतियां हैं जो कि मेघालय में स्थित है। इसके अलावा मिकिर रेगमा पहाड़ियां असम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको डिस्कस कराया था पहले कि गारो, खासी और जयंतिया, ये जो तीन पहाड़ियां हैं ये मेघालय के पठार के अंतर्गत ही आती हैं। इसी क्रम में है, पश्चिम से पूर्व की ओर तीनों पहाड़ियां आपको याद रखना है। और आपको पता भी होगा कि मेघालय रीजन में ही आपको मासिम राम और चिरापूंजी जैसे दो प्रमुख स्थान मिलते हैं जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक बात आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मिकिर और रेगमा पहाड़ियां असम के अंतर्गत आती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नौकरिक इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेघालय प्लेट्यू या फिर मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नौकरिक, नौकरिक जो है इस प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है, खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसकी कैपिटल शिलोंग या फिर शिलोंग का पठार के अंतर्गत ही शिलोंग इसकी कैपिटल भी है मेघालय की, आपको पता होगा। तो ये गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ी है उसमें से खासी पहाड़ी के अंतर्गत ये आती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खासी के दक्षिण में चेरापूंजी के पहले सर्वाधिक वर्षा होती थी, जबकि वर्तमान में मासिम राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, देखिए आपको पता होगा विश्व का सर्वाधिक, और सेकंड पर मासिम राम में होती है, अभी मासिम राम में पहले पे होती है, सेकंड पर चेरापूंजी में होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग 1100 से 1200 सेंटीमीटर के आसपास दोनों में वार्षिक वर्षा होती है। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिम राम है। तो यही लिखा है, खासी के दक्षिण में स्थित चेरापूंजी में पहले सर्वाधिक वर्षा होती थी, जबकि वर्तमान में कहां होती है, मासिम राम में होती है। तो काफी महत्वपूर्ण प्लेट्यू है बच्चों, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार का ही पार्ट है या फिर हिस्सा है। ठीक है, मेघालय और असम राज्य में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी ऐसी प्लेट्यू के अंतर्गत आती है। इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी नौकरिक के बारे में याद रखना है, 1412 मीटर। ठीक है, शिलोंग खासी पहाड़ी पर स्थित है, ये भी याद रखना। मासिम राम, चेरापूंजी, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये सभी जितने भी पॉइंट मैंने बताए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों दक्कन प्लेट्यू या फिर दक्कन का पठार, है ना। मेन जो प्लेट्यू है ये दक्कन प्लेट्यू, इसको हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू, है ना, ये नीचे वाला। ठीक है, ये यहाँ से महाराष्ट्र के पठार से स्टार्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू या फिर दक्कन का पठार। अब इस दक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत भी तीन पठार आ जाते हैं, एक तो दक्कन ट्रैप, देखिए दक्कन ट्रैप अलग है और दक्कन का पठार अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, और महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, अब ये क्या चीज है, तो जो मुख्यतः महाराष्ट्र में स्थित है ना बच्चों, जो पठार जो महाराष्ट्र वाले रीजन में स्थित है, इसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र प्लेट्यू या फिर दक्कन का पठार। इसके अलावा कर्नाटक रीजन में जो स्थित है उसको हम कर्नाटक का पठार बोलते हैं, और तेलंगाना रीजन में जो स्थित है उसको हम तेलंगाना का पठार बोलते हैं। तो ये सभी इनको हम साथ में बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू या फिर दक्कन का पठार। तो ये बात थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात कर लेते हैं, जो ये पूरा प्लेट्यू निर्मित है, ये कैसे निर्मित है? बेसाल्ट चट्टानों से, आग्नेय शैलों से, लावा द्वारा निर्मित चट्टानों से ये निर्मित है, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए खासतौर पर जो महाराष्ट्र का पठार है, ये वाला महाराष्ट्र का पठार हो गया है ना, इसको हम दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मालवा का पठार हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया। यहाँ पर क्या है, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला हो गया। कुछ तेलंगाना का पार्ट हो गया और यहाँ पर कुछ कर्नाटक का पार्ट हो गया। तो ये वाला जो पूरा रीजन है ना बच्चों, ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मालवा का पठार पढ़ा रहा था, कि ये जो पूरा रीजन है ये कैसा क्षेत्र है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। बेसाल्ट चट्टानों से मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, जहां भी लावा पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलता है इस प्रकार से और ठंडा होकर के जमता है ना, तो जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया था अच्छे से। तो वही चीज है कि बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ क्यों है। इसके अलावा आग्नेय और लावा के द्वारा निर्मित भी ये पूरा दक्कन का प्लेट्यू है, ये स्थित है ना। क्योंकि देखिए जो पूरा दक्कन प्लेट्यू है विश्व की प्राचीनतम शैलों से बना है ना, क्योंकि पेंजिया का ही भाग है ना। तो यहाँ पर आपको लावा द्वारा निर्मित चट्टानें भी देखने को मिलती हैं पूरे प्लेट्यू में, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं विस्तार। यह सतपुड़ा पर्वत से लेकर के 8 राज्यों में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है, दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, ठीक है। इसकी जरा लोकेशन बताई जा रही है। यहाँ पर आपको हमने सतपुड़ा पढ़ा है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में इस प्रकार से कुछ ये स्थित है सतपुड़ा रेंज, है ना। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दक्षिण में 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी, है ना। यहाँ पर आप इस प्रकार से देखेंगे तो एक पर्वत देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत, और यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलता है पश्चिमी घाट पर्वत। इनको हम पढ़ेंगे। तो इन्हीं संरचनाओं के बीच में आपको दक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दक्कन की जो दक्कन प्लेट्यू है या फिर दक्कन का पठार है, इसकी बाउंड्री का जो निर्धारण होता है वो किन चट्टानों से होता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको विशेष तौर पर थोड़ा सा याद रखना है। अब इस पठार में कुछ पहाड़ियां भी हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर बात की जा रही है, जो पहाड़ियां हैं मुख्यतः महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आती हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आती है ना। महाराष्ट्र का पठार मतलब, महाराष्ट्र का पठार का मतलब सिंपल सा मतलब है जो पठार महाराष्ट्र में स्थित है उसको हम महाराष्ट्र का पठार बोलते हैं, ठीक है। और किसका पार्ट है? दक्कन के पठार का ही भाग है। और इसका अन्य नाम क्या है महाराष्ट्र के पठार का? इसका अन्य नाम है दक्कन ट्रैप, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सतमला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सभी जो पहाड़ियां किसके अंतर्गत आती हैं? महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलो, बेसाल्ट चट्टानों से बनी होने के कारण यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। अब मैंने जैसे आपको बच्चों यहाँ पर बताया था ना, ये वाला रीजन कौन सा था? ये वाला मालवा प्लेट्यू था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। तो जैसा सेम यहाँ पर चीजें हो रही थी वैसी सेम यहाँ पर होंगी चीजें, क्योंकि सेम संरचना है ये, है ना। बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, लावा द्वारा निर्मित संरचना है, तो सेम चीजें यहाँ पर होगी। काली मिट्टी पाई जाएगी, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी, कपास की खेती की जाएगी, है ना। वही सारी चीजें होंगी, सेम होंगी। आगे बात कर लेते हैं, है ना, वही चीजें दक्कन ट्रैप। तो देखिए अब थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए कि जो दक्कन और ट्रैप शब्द लगाए, तो आखिर ट्रैप शब्द का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ट्रैप क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाला रीजन है लावा के द्वारा बना है ना। मतलब यहाँ पर एक फॉल्ट बना था और उससे लावा निकला था, इस प्रकार से फैला था, इस प्रकार से फैला था, ये इस प्रकार से, है ना। उसके द्वारा ये निर्मित संरचना है, ठीक है। तो ट्रैप क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो लावा निकला इस प्रकार से पृथ्वी के गर्भ से, है ना, इस प्रकार से निकला और दूर तक बहा इस प्रकार से, तो ये लेयर में जमा है। ये कैसे जमा है? लेयर में से एक लेयर निकल के जमी इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से जमी, फिर वो ठंडी होकर क्या हुई? जम गई, इस प्रकार से जम गई, है ना। फिर कुछ टाइम बाद थोड़ी दूसरी लेयर इस प्रकार से निकली, जम, है ना, इस प्रकार से ठंडी होकर के फिर वो जम गई, है ना, इस प्रकार से जम गई, वो पत्थर बन गया, मतलब चट्टान बन गई। फिर एक लेयर में लावा निकला और इस प्रकार से दूर दूर तक बहा और जम गया। तो ये जो लेयर बाई लेयर जो जमा हो रहा है ना लावा, ये इस प्रकार से लेयर बाई लेयर, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं ट्रैप, है ना। और जो ये पूरी संरचना है महाराष्ट्र का पठार, मालवा का पठार, है ना, तो इसी प्रकार से निर्मित है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दक्कन ट्रैप। मतलब दक्कन के पठार का वो हिस्सा जो ट्रैप से निर्मित है उसको हम दक्कन ट्रैप बोल रहे हैं ना। महाराष्ट्र के पठार को ही दक्कन ट्रैप बोलते हैं, तो इसलिए ट्रैप शब्द का यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। निर्माण वही चीजें हैं, बेसाल्ट चट्टानों से बना है ये। मिट्टी काली रेगुल पाई जाएगी यहाँ पर। फसलों की बात की जाएगी तो कपास, गन्ना, तिलहन, दलहन, ये सारी फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फसल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिखने को आ सकता है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप के बारे में लिखने को आएगा तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, है ना, कैसे निर्मित है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी नदी बहती है, कौन सी फसलें होती हैं, तो ये सारी फसलें देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर रटना भी कुछ नहीं है। बेसाल्ट चट्टानें जहाँ पे मिलती हैं काली मिट्टी मिलेगी, जहाँ काली मिट्टी है तो कपास की खेती तो होगी ही होगी, है ना। और भी फसलें हो जाएंगी जो काली मिट्टी के लिए, मतलब काली मिट्टी में जो अच्छी ग्रो होती हैं। इसके अलावा नदियां कौन कौन सी हैं यहाँ पर? तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा, नदियों वाली लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। तो इसी रीजन से प्रवाहित होती हैं ये। नागपुर, नासिक और पुणे आदि पठार यहाँ पर ही स्थित हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। आपको पता ही होगा महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नागपुर हो गया, नासिक हो गया, पुणे हो गया, काफी फेमस नगर है। इसके अलावा इस प्लेट्यू की या फिर इस पठार की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है कालसूबाई। मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। 1646 मीटर, कितनी? 1646 मीटर कालसूबाई, जो कि महाराष्ट्र प्लेट्यू या फिर महाराष्ट्र की पठार की सबसे ऊंची चोटी और हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर स्थित है। अभी मैंने बताया था ना कि महाराष्ट्र के पठार में कुछ श्रेणियां हैं, जैसे हरिश्चंद्र हो गई, है ना, हरिश्चंद्र हो गई, बालाघाट हो गई, सतमला हो गई,
ठीक है, ये कुछ श्रेणियां हैं, तो इसमें से जो हरिश्चंद्र श्रेणी है इसमें ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना। महाराष्ट्र प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई 1646 मीटर यहाँ पर स्थित है। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होना, जो ये बालाघाट श्रेणी है ना बच्चों, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, लेकिन एक जिला है बालाघाट, है ना, एक जिला है बालाघाट, यह मध्य प्रदेश का जिला है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बालाघाट श्रेणी कहाँ है, तो आपको महाराष्ट्र टिक करना है, ना कि मध्य प्रदेश, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बालाघाट नाम का जिला भी है। चलो आगे बात कर लेते हैं। बालाघाट की पहाड़ी भीमा और गोदावरी नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, भीमा और गोदावरी नदियां, ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं यहाँ की, तो इनके बीच में जल विभाजक क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई पर्वत है ना, कोई पर्वत है, ये मान लीजिए इसके उत्तर से कोई नदी बह रही है और इसके कोई दक्षिण से नदी बह रही है। ठीक है, तो ये पर्वत क्या करेगा, इन नदियों की जल को सेपरेट करके रखेगा, मतलब यहाँ पे इसका जल यहाँ नहीं आ पाएगा, इसका जल वहां नहीं जा पाएगा। मान लीजिए पर्वत के उत्तर से कोई नदी निकलेगी तो ये भीमा में जाकर के मिलेगी, और यहाँ से निकलेगी तो ये गोदावरी में जाकर के मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी पर्वत दो नदियों के जल को विभाजित करके रखता है ना, उनके पानी को सेपरेट करके रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल विभाजक। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए, अजंता श्रेणी केवल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है बच्चों, है ना। ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसका विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में है, तो अजंता श्रेणी। एक बात और आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अजंता श्रेणी की बात आई है तो सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती, मैंने आपको बताया था, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, और ताप्ती के दक्षिण में क्या है, ताप्ती के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, अजंता। अजंता, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ताप्ती नदी किन दो श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है, या फिर जो ताप्ती नदी का भ्रंश है किन दो श्रेणियों के मध्य है, तो सतपुड़ा और अजंता के मध्य में ताप्ती नदी का भ्रंश है, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है, नदियों वाली लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। त्र्यंबकेश्वर, है ना, एक ज्योतिर्लिंग भी है त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है, और यहाँ पर पहाड़ी भी है। ठीक है, नासिक के पास, तो यहाँ से निकलती है, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। ये दोनों वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत अभी हम पढ़ेंगे, तो वहां से ही ये दोनों नदियों का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण ये प्लेट्यू रीजन है बच्चों, आपको याद रखना है। कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित, लावा द्वारा निर्मित संरचना, ये आपको याद रखना है। काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, फसलें वगैरह देख लेना, वो तो आसानी से याद हो जाएंगी। नदियों वाले लेक्चर में हम नदियों को पढ़ेंगे, तो ये भी आपको पता ही होगा। इसके अलावा कालसूबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सबसे ऊंची चोटी है, और कहां पर है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर स्थित है। बालाघाट भीमा गोदावरी नदियों के बीच में क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद रख लेना। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अजंता श्रेणी सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। अगला देखते हैं, कर्नाटक का पठार। ठीक है, तो कर्नाटक में जो स्थित है उसको हम क्या बोलेंगे, कर्नाटक प्लेट्यू या फिर कर्नाटक का पठार बोलेंगे। यह भी लावा सैलो के द्वारा निर्मित है। यहाँ पर बेसाल्ट, आर्कियन, धारवाड़ चट्टाने पाई जाती है। उसको थोड़ा समझो कि लावा द्वारा निर्मित कैसे है। आपके मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर ने सिर्फ ये वाला रीजन बताया था, लावा द्वारा निर्मित ये वाला, है ना, ये वाला रीजन बताया था सिर्फ सर ने, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। लेकिन एक बात समझिए कि जो आपको पता होगा, जो हमारे पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, ये किसका हिस्सा बच्चों, ये पूरा हमारा प्रायद्वीपीय जो पठार है ये पेंजिया का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पेंजिया, मतलब आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले जो एकमात्र सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, उसका भाग है। और पेंजिया कैसे पता बना है आपको पता है, देखिए जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ ना, तो हमारी पूरी पृथ्वी कैसी थी, आग का गोला थी, पूरी हमारी पृथ्वी धधक रही थी, पूरी गर्म से बाहर से गर्म थी। जैसे जैसे ये ठंडा होना स्टार्ट हुई, हमारी अर्थ ठंडी होना स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, जैसे जैसे ये ठंडी होना स्टार्ट हुई, तो उसके बाद जो सबसे पहले चट्टानें बनी, है ना, उस गर्म पदार्थ के ठंडा होने के पश्चात जो चट्टानें बनी, उसको हम बोलते हैं आर्कियन चट्टानें। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं आपको ये जो दक्षिण भारत वाला रीजन है, यहाँ पर आपको आर्कियन चट्टानें काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं, और आर्कियन चट्टानों का ही परिवर्तित स्वरूप है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो यह आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से, आर्कियन चट्टानों से, धारवाड़ चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं, धारवाड़ का पठार या फिर धारवाड़ का पठार धारवाड़ जिले में भी कर्नाटक के पठार का हिस्सा है, जो कि रूपांतरित सैलों से, मॉडिफाइड रॉक से बना है। ठीक है, देखिए धारवाड़ चट्टानें क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। भारत में जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं ना, खनिज वाले लेक्चर में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, है ना, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ये पूरे भारत में जो पाए जाते हैं, वो सर्वाधिक किस चट्टान में पाए जाते हैं, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती है ना बच्चों, इसमें पाए जाते हैं। अभी आपको समझ में नहीं भी आया तो थोड़ा बहुत सुन लीजिए, क्योंकि हम जब चट्टानों वाला मिनरल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत में जो सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, वो धारवाड़ क्रम की ही चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको एक बात याद रखना, जो धारवाड़ चट्टानें बनती है ना, वो आर्कियन चट्टानों का ही परिवर्तित रूप है। इनके अपक्षय अपर्दन निक्षेपण के द्वारा ही धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक रिच चट्टानें कौन सी है मेटलिक मिनरल्स के लिए या फिर धातुओं के लिए, तो आपको याद रखना है धारवाड़। और इनका नाम धारवाड़ कैसे पड़ा, सबसे पहले ये चट्टानें बच्चों कर्नाटक राज्य में खोजी गई थी ना, और कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ नाम का, है ना, तो सबसे पहले धारवाड़ जिले के आसपास ही खोजी गई थी, तो इसी के चलते इनका नाम रख दिया गया धारवाड़ रॉक्स या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया। आपको पता होगा लोहा बाबा बूदन की पहाड़ियों से निकाला जाता है, तांबा यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, सोना कोलार हट्टी खान, आपको एकमात्र सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो गोल्ड का है वो कौन सा है, कर्नाटक ही है, तो आपको पता होगा। तो ये सभी जो धातुएं निकाली जाती हैं धारवाड़ चट्टानों से ही निकाली जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। फसलों की बात कर लेते हैं, तो कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, ये सभी आदि यहाँ पे फसल ली जाती हैं, है ना। नदियों की बात करेंगे तो शरावती, तुंगभद्रा, कावेरी आदि नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। नदियों वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जस्ट सुन लीजिए आप, है ना।
इसके अलावा इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बूदन की पहाड़ियां या फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां भी स्थित हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जो ये पूरा इतना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यदि कोई बच्चा स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है ना, तो उसका प्री का तो काम पूरा हो जाएगा, है ना, प्री का काम हो जाएगा। कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं, है ना, मेंस के लिए, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले जो बच्चे हैं ना, तो उनका भी प्रीलिम्स का काम और काफी हद तक मेंस का काम भी हो जाएगा, है ना। कुछ चीजें छूटती हैं तो वो आपको अलग से पढ़नी ही पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन बैच है। ठीक है, आपको याद रखना है, तो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, बाकी मैक्सिमम चीज आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं। देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है पूरा, है ना, ये पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत ही इस प्लेट्यू में बाबा बूदन की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ये बात आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सा आता है, बाबा बूदन की पहाड़ियां कहाँ है, ब्रह्मगिरी, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, कावेरी नदी का ओरिजिन होता है। अभी हमने देखा था यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर से गोदावरी और कृष्णा नदी जैसी नदियों का ओरिजिन होता है। ठीक है, कौन कौन सी दो प्रमुख चोटियां हैं, कुंद्रेमुख और मुलियानगिरी, है ना, यहाँ की दो प्रमुख चोटियां हैं जो कि बाबा बूदन की पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। क्या समझ में आया? बाबा बूदन की पहाड़ियों के अंतर्गत दो प्रमुख चोटियां हैं, कुंद्रेमुख और मुलियानगिरी, है ना, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, बाबा बूदन की पहाड़ियां कॉफी के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा बूदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ी से क्या होता है, कॉफी का प्रोडक्शन होता है, कॉफी की खेती होती है। बाबा बूदन की पहाड़ियों में लौह अयस्क भी निकाला जाता है, धारवाड़ रॉक्स से। इसके अलावा कोलार की खान भी इस रीजन के अंतर्गत आती है, जहां से सोना, कोलार और एक और खान है यहाँ पर हट्टी खान, जो कि गोल्ड माइनिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, क्लियर है? 2 मिनट। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आगे डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों की, कौन सी रॉक्स से ये बना हुआ है ना, तो ये रॉक्स आपको याद रखना है। इसके अलावा धारवाड़ की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, धारवाड़ जिलों के नाम पर इसका नाम पड़ा, है ना। खनिज के लिए रिच है ये वाला प्लेट्यू, ये सारी यहाँ पर खेती की जाती है। नदियाँ थोड़ा सा दिमाग में रखना है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कुंद्रेमुख कहाँ पर है, मुलियानगिरी कहाँ पर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक का पठार भी है ना बच्चों, तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हालांकि हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। तो उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिण कर्नाटक का पठार। दक्षिण कर्नाटक के पठार के अंतर्गत मैसूर का पठार और बेंगलुरु का पठार भी आ जाता है, लेकिन इतना डीप हमें वहां पर नहीं जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पठार के दक्षिण भाग में चंदन के वन भी पाए जाते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा में। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों की सीमा में यहाँ पर देखिए, ये राज्य है तमिलनाडु, है ना, ये राज्य है केरल, और यहाँ पर है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु की बॉर्डर में यहाँ पर बच्चों चंदन के वन काफी ज्यादा पाए जाते। मूवी देखी होगी ना पुष्पा, साला झुकेगा नहीं, है ना, वहां पर वो क्या करता है, चंदन की तस्करी करता है। तो कुछ खास तो होगा इस चंदन के वृक्ष में, ये काफी महंगा बिकता है इसका वृक्ष, है ना, काफी यूज में आता है। ठीक है, तो आपने एक और सुना होगा बीरप्पन, है ना, डाकू बीरप्पन, है ना, बीरप्पन ये क्या करता था, ये चंदन की ही तस्करी किया करता था बच्चों, है ना, रियल लाइफ में था। लंबी मूछों वाला दुबला पतला सा, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, आप देख सकते हैं, सुना होगा, अब तो नहीं है ये जिंदा। ठीक है, तो ये करता क्या था, ये चूंकि ये चंदन के जो वृक्ष है ना या फिर वन है, ये कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु जैसे राज्यों की बॉर्डर पर पाए जाते हैं। अब ये करता क्या था, बहुत टाइम तक ये वन विभाग को और पुलिस को चकमा देता रहा, कभी ये हाथ नहीं लगा। उसका रीजन ये था कि चूंकि ये वन कहाँ इनकी बाउंड्री में पाए जाते हैं ना, तो ये जब भी तस्करी करता था, यहाँ की मान लीजिए कर्नाटक की पुलिस इसको पकड़ने आ रही है, तो ये कहाँ तमिलनाडु भाग जाता था, तमिलनाडु की पुलिस आ रही है तो कर्नाटक भाग जाता था, है ना। और जो पुलिस होती है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होती है, तो फिर वो उस पर दखल नहीं दे पाती थी। फिर बाद में आगे चल करके इन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और फिर बाद में ये मारा गया। ठीक है, तो इसलिए काफी समय तक ये पुलिस से और वन विभाग वगैरह से बचता रहा। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों राज्यों के बॉर्डर पर चंदन के वन काफी ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य की बॉर्डर पर स्थित है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तेलंगाना का पठार देख लेते हैं। यह दक्कन के पठार का ही पार्ट है। ठीक है, तेलंगाना का पठार जो तेलंगाना में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्ण नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे हमारे जितने भी प्लेट्यू थे, है ना, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जितने भी प्लेट्यू थे। कौन कौन से प्लेट्यू पढ़े हमने, मालवा प्लेट्यू हमने पढ़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, छोटा नागपुर का पठार या फिर नागपुर प्लेट्यू। तीसरा मेघालय प्लेट्यू या फिर शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग का पठार है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगला हमने पढ़ा दक्कन को, है, दक्कन में सब आ जाएगा, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। इसके अलावा और भी पढ़े लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बुंदेलखंड प्लेट्यू हमने पढ़ा, है ना, दंडकारण्य,
दंडकारण्य प्लेट्यू पढ़ा। तो ये सारे हमने प्लेट्यू पढ़े किसके अंतर्गत, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंतर्गत, ठीक है। ये हमने सारे प्लेट्यू पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके अलावा कुछ पर्वत श्रेणियां भी पढ़ ली हमने, जैसे सतपुड़ा हो गई, है ना, अरावली, छोटी पहाड़ी पढ़ी हमने, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी। इसके अलावा 2 और प्रमुख पर्वत हैं, एक है पश्चिमी घाट पर्वत, एक है पश्चिमी घाट पर्वत और एक है पूर्वी घाट पर्वत, एक है पूर्वी घाट पर्वत, है ना। मतलब यदि मैं यहाँ पर इंडिया का इस प्रकार से मैप बनाऊं, ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो पर्वत है इसको हम पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं, और यहाँ पर जो इस प्रकार से पर्वत है इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत। तो इनको ही हमें पढ़ना है, और इसके बाद हमारा जो ये पूरा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार का, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है बच्चों, या फिर पश्चिमी घाट पर्वत है, ये किस माउंटेन का एग्जांपल है, ये सह्याद्री पर्वत का एग्जांपल है, आपको याद रखना है, ठीक है। सह्याद्री माउंटेन का ही एग्जांपल है। इसके अलावा इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कैप कैमोरिन कन्याकुमारी तक, है ना। कन्याकुमारी हमने पढ़ा था कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इस प्रकार से मैं भारत का यहाँ पर मैप बनाऊं इस प्रकार से, तो यहाँ पर कन्याकुमारी आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। और ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है, हमने देखा था, हालांकि नदी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये सतपुड़ा और अजंता के बीच में, और इस प्रकार से खंबात की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी में गुजरात का भणोच जिला है, इसके पास जाकर के अपना जल गिराती है, ठीक है। तो इस नदी के मुहाने से, मुहाना मतलब आउटफॉल, जहां पर नदी अपना जल गिराती है, ठीक है। तो यहां से लेकर के सीधा ये दक्षिण में इस प्रकार से फैला हुआ है, ये है ना, यहाँ कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट माउंटेन, ठीक है। आपको याद रखना है, करीब 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला है ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, आपको याद रखना है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है 1000 से लेकर के लगभग 1300 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। कितना है, 1000 से 1300 मीटर ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा निर्माण कैसे हुआ है, तो इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट टूटकर जब अलग हुई थी, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा इंडिया है ये किससे जुड़ा हुआ था, ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो अफ्रीकन प्लेट है या फिर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, उसमें हमारा इंडिया जुड़ा हुआ था ना। जैसे मान लीजिए ये अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा है और इसमें हमारा इंडिया इस प्रकार से जुड़ा हुआ, तो जब यहाँ से ये ब्रेक हुआ, तो ये ब्रेक हुआ वाला हिस्सा ही है पश्चिमी घाट, है ना। ये पश्चिमी घाट है, ये चट्टानों का जो टूटा हुआ हिस्सा है वही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वाले मैप में देखिए, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ से जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा होगा कौन सा, अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा, और ये टूटा हुआ प्लेट का हिस्सा है। मतलब इस प्रकार से समझ लीजिए, ये अफ्रीकन प्लेट हो गई और ये इंडियन प्लेट हो गई, तो इससे जुड़ी थी पहले ये, और फिर टूटी, ब्रेक हुई, तो ये उसी का हिस्सा है। मतलब एक साइड से तो बिल्कुल खड़ा दिखेगा आपको, इस प्रकार से कुछ माउंटेन है, और इस साइड से आपको ऐसा दिखेगा, ये इस प्रकार से कुछ पर्वत है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कार्पमेंट माउंटेन, इसको हम बोलते हैं स्कार्पमेंट माउंटेन, है ना, या फिर स्कार्पमेंट पर्वत बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यह हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना। एक पॉइंट ये भी याद रखना, हिमालय की लंबाई करीब कितनी थी, 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ था। इसके अलावा उसके बाद भारत का सबसे जो लंबा पर्वत है वो कौन सा है बच्चों, वो है वेस्टर्न घाट पर्वत, करीब 1600 किलोमीटर लंबाई में ये फैला है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक, है ना। आपको याद रखना है, यह पर्वत न होकर के प्रायद्वीपीय पठार का, कगार का एग्जाम्पल है, स्कार्पमेंट माउंटेन का एग्जाम्पल है, किसका, स्कार्पमेंट माउंटेन का एग्जाम्पल है, ये बात भी आपको याद रखना है। इसके उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, ठीक है। नदर्न वाला जो देखिए, यदि मैं पश्चिमी घाट पर्वत है, इसको 2 भागों में बांट दूं, है ना, बीच से इसको लाइन काट दूंगी इस प्रकार से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे उत्तरी पश्चिमी घाट, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, दक्षिणी पश्चिमी घाट, है ना। तो उत्तर वाले पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई है। इसको भी हमने भी पढ़ा था कि महाराष्ट्र के प्लेट्यू या फिर दक्कन ट्रैप प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालसूबाई है, जो कि हरिश्चंद्र की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। 1600 लगभग 23 किलोमीटर की ऊंचाई थी, अभी हमने डिस्कस किया था ना, लगभग 1623 के अप्रोक्स इसकी ऊंचाई थी। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये उत्तरी पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का ये वाला पार्ट किसमें, महाराष्ट्र प्लेट्यू में ही आ रहा है, और हरिश्चंद्र के अंतर्गत भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट दक्षिण में जाकर के पूर्वी घाट से मिल जाता है, जिसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत है ना, और यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत है, इस प्रकार से ये जाकर के जहां पर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन। आपने सुना होगा नीलगिरी माउंटेन, जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो कर्नाटक हो गया, ठीक है, एक हो गया केरल, और एक हो गया तमिलनाडु। तो इन 3 राज्यों में ये पर्वत फैला हुआ है, आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्लियर है, आगे डिस्कस करते हैं। नीलगिरी पर्वत, देखिए नीलगिरी पर्वत का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में फैला हुआ है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 या फिर 2636 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जो आपको ये पूरा दक्षिण भारत दिख रहा है ना बच्चों, मतलब दक्षिण भारत मतलब ऐसा समझ लीजिए ये दक्षिण भारत है, ठीक है। तो इसकी दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है ना, वो नीलगिरी की ही सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम बोलते हैं डोडा बेटा 2637, है ना। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर सबसे ऊंची कौन सी है, पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है अनाईमुडी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो देखिए, केरल में प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली यहीं पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत ही स्थित है। आपने सुना होगा साइलेंट वैली कहां पर है,
तो यहाँ पर ही स्थित है। जैव विविधता के ये बड़े क्षेत्र हैं। इसके अलावा ऊटी हिल स्टेशन जो है तमिलनाडु में, वो इसी नीलगिरी में ही स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों में भी ऊटी हिल स्टेशन आता है। इसके अलावा नीलगिरी पर्वत के बाद एक ऐसा दर्रा या गैप जिसे पालघाट गैप के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पालघाट गैप कहाँ पर है बच्चों? ये नीलगिरी के दक्षिण में आपको पालघाट गैप देखने को मिलता है। गैप मतलब दर्रा, जो कि केरल और तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा नीलगिरी जो है ये हमारे पूरे भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, आपको याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व शॉर्ट में अभी बता देता हूं, बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं बच्चों? ये जैव विविधता के बड़े क्षेत्र होते हैं। जैव विविधता के, बायोडाइवर्सिटी के बड़े क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जीव जंतु है ना, डिफरेंट टाइप की वनस्पतियां पाई जाती है और इनका संरक्षण किया जाता है। संरक्षण करने के लिए इनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में यहाँ पर इनको घोषित किया जाता है ना। यहाँ पर जीव जंतुओं वनस्पतियों के साथ साथ वहां पर जो मानव समुदाय रह रहा है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और पूरे भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 1985 से 86 के मध्य में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये नीलगिरी के बारे में जितने भी पॉइंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो। पालघाट के दक्षिण में एक गांठ है जिसे अनाईमुडी गांठ कहते हैं। यहां 3 पर्वत आकर के मिलते हैं। अब गांठ शब्द से, नॉट है ना, इसको क्या बोलते हैं? नॉट। तो इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा है ना, इससे आपको एक चीज याद आ रही होगी, पामीर नोट, पामीर की गांठ, पामीर ग्रंथि या फिर पामीर नोट, ये हमने पढ़ा था हिमालय में। वहां पर मैंने आपको बताया था पामीर नोट में आकर के काराकोरम, कुनलुन, हिंदू कुश, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आकर के मिलती है। तो जब भी परिस्थिति जब भी ऐसी बनती है तो उसको नोट बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा है। अनाईमुडी गांठ में बहुत सारी पर्वत आकर के यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ी हो गई, पालनी की पहाड़ी हो गई, कार्डिमम इलायची की पहाड़ी हो गई, तो ये सभी आकर के अनाईमुडी नोट में आकर के मिलती है, इसलिए इसको हम अनाईमुडी नोट बोलते हैं ना। इसके अलावा याद रखना है अनाईमुडी जो है नोट भी है। इसके अलावा ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अभी हमने देखा था ना, डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है ना। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है बच्चों, और ये अन्नामलाई पहाड़ी के अंतर्गत आती है ना। क्या नाम है इसका? अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुडी एक माउंटेन पीस है। मान लीजिए ये पूरा अन्नामलाई पहाड़ी है ना, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होगी ये इस प्रकार से, तो इसको हम बोल रहे हैं अनाईमुडी। अनाईमुडी। और ये पूरी पहाड़ी का नाम क्या है? पर्वत का नाम क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई इसका नाम है। ठीक है, तो याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर के साथ कौन सी है? अनाईमुडी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, जो कि नीलगिरी पर स्थित है। क्लियर होगा आई थिंक। ये देखिए लिखा है 2695 अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पालनी की पहाड़ियां जो है मुख्यतः तमिलनाडु में है। देखिए पालनी की पहाड़ियां यहां पर देखने को मिलेंगी आपको अनाईमुडी के आसपास ही, लेकिन ये मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलेंगी। अन्नामलाई और कार्डिमम की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पर है। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियां और इलायची कार्डिमम, ये इलायची कार्डिमम की पहाड़ियां हैं, ये सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पर आपको देखने को मिलती है, ये बात आपको याद रखना है। जबकि कार्डिमम पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियां हैं। कार्डिमम की पहाड़ियां भारत की सबसे दक्षिण पर स्थित पहाड़ियां। ठीक है, चलिए कुछ प्रमुख यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं बच्चों। ये पूरा जो वेस्टर्न घाट है ना, इसके अंतर्गत जैसे महाबलेश्वर हो गया, कुंद्रेमुख हो गया, पंचगनी हो गया, अंबोली हो गया, कुंद्रेमुख, एक प्रकार से आप हिल स्टेशन बोल सकते हैं, पर्वतीय नगर बोल सकते हैं ना। आप घूमने जाते होंगे तो पूरे वेस्टर्न घाट में ये कुछ प्रमुख हिल स्टेशन है, जैसे महाबलेश्वर हो गया, खंडाला हो गया, ये भी महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। पंचगनी हो गया, कुंद्रेमुख हो गया, कर्नाटक के अंतर्गत है ना। ऊटी अभी हमने नीलगिरी में देखा था। तो ये सभी हिल स्टेशन है, तो ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है अब पश्चिमी घाट जो है बच्चों, यहाँ पर कुछ दर्रे भी हैं जो कि उत्तर से दक्षिण में स्थित है, जैसे थाल घाट, भूर घाट, पाल घाट और सिनकोट घाट है ना। जैसे हमने हिमालय में दर्रे पढ़े थे ना, जैसे हमने हिमालय में दर्रे पढ़े थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ दर्रे हैं। तो थाल घाट दर्रा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में की श्रेणियों में स्थित है, जो कि मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ये पश्चिमी घाट पर्वत है ना, सॉरी, ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। सॉरी, एक रुक जाओ, एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है इस प्रकार से है ना। अब यहाँ पर भी कुछ शहर स्थित होंगे, ये इस प्रकार से यहाँ पर है ना। अब ये पूरा जो पश्चिमी घाट पर्वत है ना बच्चों, सतत अवस्था में, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है तो सीधे यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए कुछ दर्रे हैं यहाँ पर, गैप हैं, जिनसे होकर के पश्चिमी घाट पर्वत को पार किया जाता है ना। तो ऐसे ही कुछ दर्रों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 4 प्रमुख दर्रे किस प्रकार से हैं? थाल घाट, भूर घाट, पाल घाट और सिलकोट घाट। तो इसमें जो सबसे पहला थाल घाट है, ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है और मुंबई और नागपुर को जोड़ता होगा। मुंबई आपको पता होगा यहाँ पर है ना, मुंबई यहाँ पर स्थित है और नागपुर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इनको आपस में कनेक्ट करता है। एक है भोर घाट, तो भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है, तो मुंबई यहां पर है और पुणे यहां पर होगा, तो इसको आपस में कनेक्ट करता है। तो आपको याद रखना है थाल घाट मुंबई और नागपुर को जोड़ता है और भोर घाट मुंबई और पुणे को आपस में कनेक्ट करता है। जबकि पाल घाट जो है ये केरल में आपको देखने को मिलेगा, नीलगिरी माउंटेन और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है ना। यहाँ नीलगिरी पहाड़ियां हैं और यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ियां, तो इनके बीच में ही आपको पाल घाट देखने को मिलता है, जो केरल और तमिलनाडु राज्यों को आपस में जोड़ता है और इनके कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर को आपस में कनेक्ट करता है। लास्ट है सिनकोट, तो ये भी केरल तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करता है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को आपस में कनेक्ट करता है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है, और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है।
ठीक है, तो 2 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। चलिए, अब पूर्वी घाट माउंटेन को और बच्चों स्टडी कर लेते हैं। ये पश्चिमी घाट पर्वत हमने पढ़ लिया, अब पूर्वी घाट को पढ़ लेते हैं। देखो, पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध और निरंतर ना होकर के जगह जगह से कटा छटा अवस्था में है या फिर कटा फटा अवस्था में है। मतलब थोड़ा सा आप मैप में देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है ना, इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो ऐसे है, ठीक है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से। जबकि जो पूर्वी घाट पर्वत है इस प्रकार से है, इस प्रकार से है ना, मतलब असतत अवस्था में बीच से कटा है, फिर एक श्रेणी है, फिर बीच से कटा है, फिर कटा है, इस प्रकार से। तो उसका रीजन क्या है ना बच्चों, कि जो हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हम पढ़ करके आए, तो ये एक्चुअली में ऐसा कुछ है। ये पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार से है। ये पूर्वी घाट पर्वत हो गया और ये फिर मैदान क्षेत्र हो गया, है ना। तो इसका जो ढाल है, स्लोप है जो इसका, है ना, इसका जो स्लोप है ये पूर्व की ओर है। इसलिए मैक्सिमम जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं ना, जैसे आपने देखा होगा गोदावरी हो गई, एक मिनट रुकना होगा, है ना, जैसे बड़ी बड़ी नदियां हो गई, गोदावरी हो गई, है ना, इसके अलावा कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सारी नदियां पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं। तो उसका एकमात्र रीजन बच्चों यही है ना, इसका एकमात्र रीजन क्या है कि इसका स्लोप पूर्व की ओर है। और इन्हीं नदियों ने क्या किया है, पूर्वी घाट पर्वत को बीच से काट दिया है। जैसे मान लीजिए गोदावरी नदी आई, ठीक है, तो इसने अपनी जगह बना ली, बीच से इसको काट दिया। कृष्णा नदी आई तो उसने काट दिया, है ना, कावेरी आई तो उसने काट दिया, महानदी आई इसने काट दिया। तो इस प्रकार से ये असतत अवस्था में आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये महानदी से लेकर के, महानदी घाटी यहां पर आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां से निकलती है, महानदी के मुहाने से लेकर के एक प्रकार से नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है। हमने पढ़ा था नीलगिरी पर्वत में क्या होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत आपस में आकर के मिल जाते हैं। तो करीब 1800 किलोमीटर, यहां पर ये सही नहीं है, थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है, लंबाई में ये फैला हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां यहां पर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ये सभी नदियां हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और कहां गिरती हैं, यहां पर गिरती हैं। कौन सी खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है ना, सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अलावा देखिए यहां पर लिखा है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो ढाल है ये पूर्व की तरफ है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होती हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण यही नदियां पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह से काट छांट देती हैं, ठीक है। वो चीज है जो अभी मैंने आपको समझाई ना, कि मैक्सिमम बड़ी बड़ी नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, और चूंकि प्रायद्वीपीय पठार का स्लोप पूर्व की ओर है, इसलिए पूर्व की ओर मूवमेंट करती हैं। और पूर्वी घाट पर्वत इसलिए जगह जगह से कटा दिखाई देता है क्योंकि ये मैक्सिमम नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानीय नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई की पहाड़ियां, पालकोंडा का पहाड़ियां, बेलीकोंडा की पहाड़ियां, तेलंगाना में सेचा चलन की पहाड़ियां, और तमिलनाडु में जवादी शेवराय और पंचमलाई पालनी की पहाड़ियां, ठीक है। देखिए अलग अलग पहाड़ियां हैं ना, इस प्रकार से तो अलग अलग राज्य में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, तेलंगाना में सेचा चलन, जवादी शेवराय, पंचमलाई पालन, तो ये सारी पहाड़ियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। सर्वोच्च शिखर इसका जिंदगढ़ा है 1690 मीटर। अब देखो, अवशिष्ट पर्वत से आपको कुछ याद आया होगा, ये मैंने आपको कहां बताया था, ये मैंने आपको बताया था अरावली पर्वत में, है ना। अरावली पर्वत जब मैं आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं प्राचीन मोड़दार पर्वत या फिर ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। मतलब इसका बचा खुचा भाग ही शेष बचा है, इसका अपक्षय अपर्दन कर दिया गया है, क्योंकि ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है, ठीक है। तो आपको एक बात ये याद रखनी है। इसके अलावा जिंदगढ़ा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आती है। कई जगह आपको महेंद्रगिरी लिखा मिलेगा, तो आपको याद रखना है महेंद्रगिरी बच्चों दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और जिंदगढ़ा इसकी सबसे ऊंची चोटी है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यारनाड हिल स्टेशन। यह यहां पर ही आपको देखने को मिलता है, पूर्वी घाट पर्वत के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलता है, ये बात आपको याद रखना है। कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु पर्वत समेत नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के वृक्ष बहुतायत मात्रा से पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको सब याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, नल्लामलाई की पहाड़ियां किसका हिस्सा है, आंध्र प्रदेश में है, किस राज्य में है ना, या फिर किस राज्य में है, किसका हिस्सा है। तो आपको याद रखना पूर्वी घाट का हिस्सा है, और किस राज्य में इसको क्या बोल रहे हैं। जैसे जवादी की पहाड़ियां कहां पर है, तो पूर्वी घाट का ही हिस्सा है तमिलनाडु में। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला टॉपिक, है ना।
देखिए इसमें अपने और अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सी पहाड़ियां कहाँ पर हैं। इस प्रकार से इसमें अपने आप बहुत अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसमें हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम अगला फिजिकल डिवीजन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पश्चिमी घाट पढ़ा, यहाँ पर हमने पूर्वी घाट पढ़ा। अब इसके जो पश्चिम में जो ये क्षेत्र है, ये मैदान है ना, जो यहाँ से नदियां निकलती हैं, तो उन्हीं नदियों ने इसका निर्माण किया है। तो इसको ही हम अगले लेक्चर में यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। ये तटीय मैदान होगा। इसके बाद दो और बचेंगे, द्वीप और द्वीप समूह। इसके अलावा जो यहाँ पर थार डेजर्ट है, इनको हम स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर हमारा ये जो पूरा फिजिकल डिवीजन वाला पार्ट है, भौगोलिक विभाजन वाला पार्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नदियों वाला चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलेंगे कल अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।